गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन और ये लेसन नंबर 3 का 15वां वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा द्वितीयक सेल में हमने पढ़ा सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल, और ये अलग से एक टॉपिक और पढ़ा जिसका नाम था ईंधन सेल। ईंधन सेल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है भाई, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे इसको, और समझ नहीं आया तो आप मेरे पास कॉल कर देना, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप और बेल आइकॉन भी दबा लेना, जिससे आपका नोटिफिकेशन आपके पास, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है भाई। तो अब पढ़ेंगे हम संचारण। संचारण क्या है? संचारण का मतलब है भाई किसी धातु का क्षरण होना, चाहे वो वायु के द्वारा हो, चाहे वो नमी के द्वारा हो, या फिर वायु और नमी दोनों के द्वारा भी हो सकता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो संचारण होता है वो लोह धातु का होता है, या लोहे पर जंग लगना ही क्या है भाई, संचारण है। किसी धातु का वायुमंडल में उपस्थित नमी के द्वारा संचारण होना या जंग लगना या उसका नष्ट होना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। कोई भी धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी के संपर्क में आ जाती है तो नष्ट होने लग जाती है, इसे कहते हैं संचारण। एक बार फिर से सुन लो, कोई भी धातु वायु में उपस्थित या वायुमंडल में उपस्थित नमी के संपर्क में आने पर वो नष्ट होने लग जाती है, इसे कहते हैं संचारण। संचारण है लोहे पर जंग लगना, चांदी का मैली होना, ये संचारण के उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना और चांदी का मैली होना। आपने देखा होगा कि जब चांदी जो नई होती है, नया कोई आभूषण होता है, चांदी को चमकदार होता है, धीरे धीरे वो कैसे हो जाता है? मैला हो जाता है। चांदी पर जंग लगना, चांदी का मैली होना, मलिन होना, ठीक है। आपने देखा भी होगा तांबे के बर्तन पर हरा सा पदार्थ जमा हो जाता है। तांबे का भी संचारण होता है नमी की उपस्थिति में। आपके पास में कोई तांबे का बर्तन रखा हो घर पर, बहुत दिन हो गए हो रखे हुए, उसको आप देखना बरसात के दिनों में वो भी, उस पर भी हरी परत जमा हो जाती है, ठीक है भाई। तो देखो ये लोहे का एक टुकड़ा है आपके पास में, समझ लो इसको। हम पढ़ेंगे लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन आया था 2019 में। क्वेश्चन क्या आया था इससे? यहाँ से क्वेश्चन आया था 2019 में, लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, समझाइए। क्वेश्चन क्या था? लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, समझाइए। आगे भाषण में, या लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, समझाइए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आया था लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, समझाइए। आगे भाषण में इधर देखो, आपके पास में ये एक लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है एक। ये लोहे का जो टुकड़ा है ये वायुमंडल में या आपके वातावरण में पड़ा हुआ है वैसे ही, ठीक है। अब ये लोहे का जो टुकड़ा है, इस पर यह अशुद्धि जमा हो जाती है, धीरे धीरे धातु का क्षरण हो जाता है। इसमें है H2O, इसमें है O2, इसमें है अशुद्धि, यानी रेत हो सकती है, रेत, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ, ठीक है। ये अशुद्धि है। जो लोहे का जो टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा ये एनोड का कार्य करता है। किसे कार्य करता है भाई? एनोड का कार्य करता है। और ये जो अशुद्धि है, ये अशुद्धि कैथोड का कार्य करता है, अब आपको पता लग गया कि एनोड कैथोड दे रखे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, या 2 इलेक्ट्रोड आपके पास हैं, तो ये भी क्या बन गया? एक सेल बन गया। क्या बन गया भाई? ये सेल बन गया। अरे ये बात समझ में क्या कर रहा हूँ? आपके पास में जंग लगा लोहे का टुकड़ा है, या आपने एक लोहे के टुकड़े को बरसात के दिनों में बाहर पटक दिया,
ठीक है, मिट्टी में दबा दिया, हल्का सा मिट्टी में दबा रहा है या बाहर पटक दिया आपने, तो उस पर क्या होगा, उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, जिसे कहते हैं हम लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लग जाती है, कहने का मतलब क्या है, लोहे पर जंग लग जाती है। आगे बात समझिए, लोहे का जो टुकड़ा है वो तो एनोड का कार्य करता है, और जो अशुद्धि है वो किससे कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होगी। एनोड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड पर क्या होगा भाई, अपचयन होगा, अपचयन होगा। आ रही बात समझ में, क्या कर रहा हूँ भाई, एनोड का कार्य कौन करता है, धातु, यानी ये लोहा है, Fe ये लोहा, ये धातु है, ये लोहा धातु का टुकड़ा है। आगे बात समझिए, जो Fe है वो एनोड का कार्य करता है, और जो अशुद्धि है वो किसे कार्य करती है भाई, ये अशुद्धि, ये जो नमी है, ये डस्ट इस पर जमी हुई है, ये किसे कार्य करती है, ये कैथोड का कार्य करती है। इसमें क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, तो अब देखो एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया देखो 2Fe, तो 2Fe प्लस, और ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, ये क्या बना भाई, फेरस बन गया भाई, क्या बन गया, फेरस। तो देखो फेरस बन गया, ध्यान दो यहाँ पर, Fe2 प्लस होता है तो ये तो होता है भाई फेरस, और Fe3 प्लस होता है तो ये होता है भाई फेरिक। ध्यान रखना, स्टेनस और स्टेनिक, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, सुना है ना आपने भाई, स्टेनस, स्टेनस और स्टेनिक, एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, देखो Fe2 प्लस होता तो होता है फेरस, Fe3 प्लस होता वो होता फेरिक, स्टेनस, स्टेनिक, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना, कोई भी धातु आयन जिस पर या जिसकी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसके लिए अस प्रत्यय काम लेते हैं। क्या लगाते हैं, अस प्रत्यय। सुन लो ध्यान से कि कोई भी धातु आयन जिसकी या कोई भी धातु या किसी भी धातु की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है, निम्न यानी कम, ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है। लोहे की 2Fe कौन सी अवस्था है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, इसके लिए हम अस प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अस प्रत्यय लगाते हैं। और ये Fe3 प्लस ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, इसके लिए हम इक क्या लगाते हैं, इक प्रत्यय लगाते हैं, इक प्रत्यय लगाते हैं। ये निम्न के लिए, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न ऑक्सीडेशन नंबर या निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, और ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, इक प्रत्यय लगाते हैं, अस प्रत्यय और इक प्रत्यय। निम्न के लिए अस, स्टेनस और स्टेनिक यानी उच्च है, ये Sn+2 और ये Sn+4। ठीक है, ये Cu+ और ये Cu+2, इसके लिए अस और इक प्रत्यय लगाते हैं। आगे बात समझ में आपको। तो इसी तरह ये क्या बना भाई, फेरस आयन बन गई। तो अब देखो कैथोड, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया के लिए देखो, कैथोड पर अभिक्रिया, तो कैथोड किसे कार्य कौन कर रहा है, कैथोड कार्य अशुद्धि कर रही है। तो अशुद्धि पे देखो क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी है, वहाँ पर H+ आयन भी है, अशुद्धि भी है, H+ आयन भी है, और वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इसके Fe के। तो ये बना 2H2O। क्या बन गया, 2H2O। ठीक है भाई, ये 2H2O बन गया है। संपूर्ण सैल अभिक्रिया, आप इसको नोट कर दो, संपूर्ण सैल अभिक्रिया।
ठीक है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको प्राप्त, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन काट दो। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया देखो, नेट सेल अभिक्रिया, तो नेट सेल अभिक्रिया के लिए 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस ये 2Fe प्लस और ये 2H2O, ये इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो गई आपको। ठीक है, नोट करो इसे। अब इसकी आगे अभिक्रिया देखो, 2Fe2 प्लस 2H2O और अब ये अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीडेशन, ये गैस। ठीक है, तो अब बना Fe2O3 प्लस 4H प्लस। ठीक है, ये इसकी दूसरी रिएक्शन है। ठीक है भाई, अब और देखो, अब इसके अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन आप क्या लिखोगे, Fe2O3 प्लस XH2O और ये Fe2O3 प्लस H2O, ये भी X, ये है जंग। ये जो Fe2O3 है ये है जंग। समझ आया? Fe2O3 क्या है भाई? जंग। अच्छा, ये दिखा नहीं, आ नहीं रहा इसमें, देखो Fe2O3 प्लस XH2O प्लस ये जो है Fe2O3 प्लस XH2O, ये जंग है, ये जंग है भाई। ठीक है, उतारो इसे आप। इसको लिखो 3 प्लस H2O, जंग। यानी Fe जो 3 प्लस आयन है, Fe3 प्लस आयन जलीय जो तो Fe2O3 XH2O बना लेती है, जो जंग के रूप में दिखाई देती है। ध्यान दो, ये जो फेरस आयन है ये फेरिक आयन में बदल जाता है। किसमें बदल गया? ये फेरिक आयन में बदल गया, और ये फेरिक आयन जल योजित होकर क्या बना लेता है? जंग बना लेता है। क्या बना लेता है भाई? जंग। इसको आप .XH2 भी कर सकते हो प्लस में लिखकर। समझ आ रहा है ना भाई?
तो देखो जंग लगना क्या है, जंग क्या है, जंग लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों है इसका कारण देख लो आप। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि Fe2+ आयन Fe2+ आयन Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है और Fe3+ आयन जल योजित होकर Fe2O3.XH2O में बदल जाता है। यही क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। एक बार फिर से ध्यान दो, लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों है कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि Fe2+ आयन यानी फेरस आयन Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। Fe3+ आयन जल योजित होकर यानी नमी की उपस्थिति में जल योजित होकर Fe2O3.H2O में बदल जाता है। यह कहलाता है जंग लगना, अर्थात लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इधर ध्यान दो, समझो इसको एक बार ध्यान से कि आपके पास में एक लोहे का टुकड़ा है, जिसको आपने नमी में फेंक दिया बाहर वातावरण में, ठीक है। कुछ दिन के बाद में आप देखोगे कि इस पर एक ब्राउन कलर की परत जम जाती है। ये ब्राउन कलर की परत कहलाती है जंग। क्या बन जाती है, इस पर जंग बन जाती है। क्लियर भाई। लोहे का जो टुकड़ा है ये तो एनोड का कार्य करता है और अशुद्धि यह जो जंग इस पर ब्राउन कलर की परत है ये किससे कार्य करती है, कैथोड कार्य करती है। जब एनोड और कैथोड बन गए तो ये भी क्या बन गया, एक प्रकार का सेल बन गया। क्या बन गया भाई, ये सेल बन गया, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त की जा सकती है। तो ध्यान दो यहाँ पर इस पे एनोड पर अभिक्रिया देखो क्या हुआ, आपके पास में क्या है, एनोड पर अभिक्रिया Fe, ये लोहा है, Fe 2 इलेक्ट्रॉन इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। 2 Fe कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 2Fe2+ में बदल गया। और कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर ऑक्सीजन भी है, ये रही, इसमें आयन 4H+ आयन भी है। आपको आयन यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे H2O से, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे आपको। क्या बन गया, जल बन गया। इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया, एनोड कैथोड की संपूर्ण अभिक्रिया ये रही। Fe इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया तो ये मिल गई आपको 2FeO2 4H+, यानी समान से समान को काट दो, यानी 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो आपके पास में बचा 2FeO2 + 4H+, 2Fe2+ और 2H2O। समझ आया, ठीक है। अब ये जो Fe2+ आयन है ये ऑक्सीकृत होकर किसमें बदल गया, Fe3+ आयन में ये बदल गया। Fe3+ आयन में बदल गया, यानी Fe2O3 बन गया, ठीक है भाई। फेरिक ऑक्साइड बन गया ये और 4H+ आपको यहाँ से मिल गई। क्लियर। अब Fe3+ जो आयन है वो Fe3+ आयन जल योजित होकर क्या बना लेता है, जंग बना लेता है। और जंग है Fe2O3, जंग है Fe2O3XH2O, इसमें बदल जाता है तो ये बनी Fe2O3.XH2O, ये बन गई भाई जंग। समझ आया। अब जंग की रोकथाम के लिए क्या करना है आपको, धातु पर क्या करोगे भाई, लोह धातु है या कोई भी, जैसे आपने देखा है कि आपके जो लोहे की कोई भी वस्तु होती है, या गेट होता है या आपके खिड़की जंगले होते हैं, उन पर आप क्या करते हो, पेंट कर देते हो या उन पर ग्रीस लगा देते हो। यानी लोहे धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या लगा देते हैं, हम ग्रीस लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। या उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, क्रोमियम की परत भी चढ़ा देते हैं, धातु को संक्षारण से बचाने के लिए। क्या क्या किया है आपने, धातु को या रोकथाम के उपाय, रोकथाम, संक्षारण की रोकथाम के लिए क्या करोगे आप, पहले धातु पे क्या लगाओ, ग्रीस लगाओ। ग्रीस लगा दिया आपने, उसके बाद में धातु पे क्या करोगे आप, पेंट भी कर दोगे। क्या कर दोगे, पेंट भी कर दोगे। आपने जिंक की परत भी आप चढ़ा सकते हो, इस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ये कहलाता है यशदलीपण, यशदलीपीकरण, ठीक है, यशदलीपीकरण, ठीक है। क्रोमियम की परत भी चढ़ाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमियम कण। क्रोमियम की परत हम चढ़ाते हैं, क्रोमियम पर चढ़ाते हैं, इसको क्रोमियम कण भी कहते हैं।
पेंट कर देते हैं, धातु पर ग्रीस लगा देते हैं, जस्ती की परत चढ़ा देते हैं, क्रोमियम की परत भी हम चढ़ा देते हैं संक्षारण से बचाने के लिए। तो बात समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि Fe2+ आयन Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये Fe3+ आयन H2O यानी जल योजित होकर Fe2O3.XH2O यानी जंग में बदल जाता है। यही कहलाती है जंग। क्या कहलाती है भाई? ये जंग कहलाती है। लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, एक अगला वीडियो है, उस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 के न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे भाई? लेसन नंबर 3 के न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, एक टॉपिक और है इसमें लेसन नंबर 3 में, मानक वेस्टर्न सेल। मानक वेस्टर्न सेल आप अपने नोट्स में से पढ़ लेना, इतना खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मानक वेस्टर्न सेल समझ आ गए भाई आपको? ठीक है, लोहे पर जंग लगना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। धन्यवाद भाई।